मेरे दिमाग में सिर्फ एक जुनून था, एक जोश और एक जज्बा था कि मुझे अब अफसर बनना है। एक अटेम्प्ट में लाल बत्ती मिल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं सफल नहीं हो पाया। कई मेरे फ्रेंड सेलेक्ट भी हो गए, कोई आईएफएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया। तो जैसे लगता था कि कुछ लाइफ में बचा नहीं है। मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और मैं उसमें फेल हो गया। जो 19 साल में सपना देखा था, अब उसको पूरा करने का समय आ गया। 20 सितंबर का दिन था जब मैंने फाइनली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और 21 अक्टूबर को पेपर था। लगभग 31 दिन। ये बात है 2010 की, जब मेरी एज 19 साल थी और मेरे कॉलेज में एक आईएएस का सेमिनार हुआ, जिन्होंने ये बताया कि आईएएस की पावर क्या होती है, लाल बत्ती की पावर क्या होती है। उस स्पीच ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा जुनून, मेरा उमंग, सारी चीज़ें बदल गई। उसमें जो जुनून मेरे अंदर आता है, उसके बाद मैं कभी अफसर बनना अपने मन से और दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाता। ये जो मेरी 10 साल की आगे की जर्नी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो ऐसी जर्नी है जिसमें मैं अपने दिमाग से इस बात को कभी निकाल नहीं पाया कि मुझे अफसर बनना है। जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका प्रदीप कुमार यादव स्वागत करता हूं। अयोध्या के एक छोटे से कस्बे से निकलकर जहां पर मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली थी, मेरे पिताजी के साथ और 7 लोगों का हमारा परिवार था। पिताजी हमें लेकर मुंबई गए और वहाँ वो क्लर्क थे। 25-30 हज़ार की कुछ सैलरी हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा बर्डन था। हम लोग पहले किराए के मकान में रहते थे और पिताजी की भी जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था और उसमें भी उन्होंने एक बड़े सपने देखे थे। जैसे आप लोगों के घरों में भी होता होगा कि पापा मम्मी तो यही चाहते हैं कि बेटा कुछ बड़ा करे, अच्छा करे। तो वैसे ही मेरे पिताजी भी चाहते थे कि कुछ बड़ा करूँ, अच्छा करूँ। तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और 12th हर माता पिता का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे बच्चे का टर्निंग पॉइंट होता है, मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट था। आपके भी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप 12th में रहोगे या 12th आपने पास करी होगी। वो लाइफ का वो फेस होता है जिसमें आप एकदम अलग कर देना चाहते हो और पूरा सराउंडिंग इन्वायरमेंट, आपके दोस्त, आपके जो कलीग्स, नेबर्स, रिलेटिव सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें। आप पर बहुत प्रेशर होता है, मेरे पर भी प्रेशर था। और हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि मेरे 40% मार्क्स आए 12th में। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। पापा को लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। घर में मैं बहुत सबसे बड़ा लड़का था, मुझसे ही ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्हें लगा कि पीछे भी अब इसका बैक इफेक्ट आएगा। आस पड़ोस के लोग, जो नेबर थे, जो रिलेटिव थे, वो कहने लगे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी कुछ छोटे मोटे कोर्स करा दो, इसकी कहीं नौकरी कर ले, अदरवाइज ये लाइफ में बहुत परेशान रहेगा। और सबसे बड़ी टेंशन जो एक यूथ के साथ होती है, उसके साथ पढ़ने वाले लोग। मेरे साथ मेरे दोस्त पढ़ रहे थे, कोई आईआईटी मुंबई में एडमिशन ले रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई एमबीए में एडमिशन ले रहा है और मैं 40% के साथ उनको कैसे फेस करूं, मैं उनसे कैसे मिलने जाऊं। तो वो चीज़ें चल रही थी दिमाग में। और फिर वही बात, वही 19 साल वाली एज और इसी 12th के बाद जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता हूं तो वही आईएएस का सेमिनार और वही लाल बत्ती का जुनून जो उस सेमिनार में मेरे अंदर आया था, वही जुनून अब मेरी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला है। और मैंने एक डिसीजन लिया। उस समय मेरी उम्र वही 20.5-21 साल की रही होगी। मैं दिल्ली आया, अकेले आया। सबसे बड़ी बात, लाइफ में कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जब आपको फ्रेंड्स भी नहीं मिलेंगे जाने के लिए, आपको कोई गाइडेंस भी नहीं मिलेगी कैसे जाना है, क्या करना है। बस वो सेमिनार और वो दिल्ली। मेरे दिमाग में सिर्फ एक जुनून था, एक जोश और एक जज्बा था कि मुझे अब अफसर बनना है। मैं वहाँ से निकला, दिल्ली आया। हम लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे शुरुआत में। कुल हम लोगों का खर्चा वही 8-9-10 हज़ार रुपये आता था, कम ज़्यादा हो जाता था कभी कभी। और सब पापा ही देते थे और 25,000 26,000 की सैलरी उनकी, 7 लोगों का मुंबई में परिवार। तो चलाना भी बड़ा मुश्किल था और उसमें 10,000 मेरे पे ही आ जाते थे। तो पिताजी के ऊपर भी बर्डन था, बट मैं भी अपने जुनून और जज्बे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि बस एक अटेम्प्ट और अफसर, एक अटेम्प्ट में लाल बत्ती मिल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। जितने खर्चे हो रहे हैं वो सब बदल जाएंगे। पापा को मैं बहुत सी सुविधाएं दे दूंगा, गाड़ी बंगला, जैसे हर हर लड़के के अंदर होता है, तुम्हारे अंदर भी होगा कि मम्मी के लिए क्या व्यवस्था कर दे, पापा के लिए क्या व्यवस्था कर दे। हर वो चीज़ मेरे अंदर भी थी, बट मुझे लगा चलो एक अटेम्प्ट के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, कोई बात नहीं। मेहनत करना हमने स्टार्ट किया। पहला अटेम्प्ट मैंने 2012 में दिया, बट अनफॉर्चुनेट रहा। बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, हम लोगों का 3 लोगों का ग्रुप था। अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं सफल नहीं हो पाया। मेरा पीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, प्रिलिमिनरी एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ। सब पूरा ब्लास्टिंग हो गया।
आप समझ सकते हो कि एक फैमिली जिसकी इनकम बहुत लिमिटेड है और उसको अब लगातार 10-10 हज़ार रुपए देना भी है, और मैं एकदम अंदर डिप्रेशन में था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि फेलियर्स तो मेरे साथ जुड़े ही थे। 12th में परफॉर्मेंस गड़बड़ और यहाँ पढ़ने के बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो थोड़ी सी घबराहट बेचैनी हुई। बट फिर भी हम लोगों का दोस्तों का ग्रुप था, उसमें 1-2 लोगों ने मेंस दिया तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ। जैसे आप अपने सराउंडिंग से मोटिवेट होते हो, सब लोग एक ही बराबर परफॉर्म नहीं करते, कोई अच्छा करता है कोई खराब करता है। तो जो अच्छा किए मैं उनसे मोटिवेट हुआ, मुझे लगा नहीं और एफर्ट लगाना चाहिए। तो मैंने 13 का अटेम्प्ट दिया, 14 का अटेम्प्ट दिया और अनफॉर्चुनेट रहा। बहुत मेहनत की, चीज़ों को अच्छा करने के लिए एफर्ट भी लगाया, कुछ डेविएशन भी आए, पढ़ने के तरीके ही गलत थे। जैसे मैं सब्जेक्टिविटी पे बहुत फोकस करता था, राइटिंग पे, मेंस पे बहुत फोकस करता था, प्री कभी फोकस नहीं करता था, क्योंकि मेरा जो नेचर है वो प्री को सपोर्ट नहीं करता था। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, जो कंपटीशन होता है, एग्जाम होता है, उसकी एक डिमांड होती है, उस डिमांड को आपको फुलफिल करना है, ना कि आपको जो शौक है उसको पढ़ना है। जब आप खाली शौक को पढ़ेंगे तो आप एक स्टेज में किसी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे मैंने लगातार मेंस पढ़ा, प्री पे कम फोकस किया, पीटी नहीं क्वालिफाई हो रहा था, बट मैं अपनी इस आदत को बदल भी नहीं पा रहा था। यही चीज आपको बदलनी है। एज अ कंपटीटर आपको ये देखना है कि मेरे मार्क्स कहाँ से आएंगे, मैं क्वालिफाई कहाँ से होऊंगा, मेरे रैंक कहाँ से आएगी, ना कि इसके बजाय कि बहुत इमोशनल होकर पढ़ना है। मैं जो था वो इमोशनल होकर पढ़ता था कि जो मुझे पसंद है वो पढ़े जा रहा हूँ। कोई सी टॉपिक को बहुत डीप पढ़ रहे हैं हम लोग, उतनी डीप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम क्या है, नेचर क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब देखना पड़ेगा। ये मैंने नहीं देखा, यही मेरे जीवन की एक ब्लंडर हो गया। इसीलिए मैं 4 अटेम्प्ट में पीटी डिस्क्वालीफाई था, जबकि मुझे पता था कि मेरा लेवल अच्छा है, मेंस का लेवल बहुत अच्छा है जिसमें मेरिट बनती है, पर पीटी डिस्क्वालीफाई हूँ। समाज में मेरे कोई वैल्यू नहीं है, दोस्तों के बीच कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से तो कई स्टूडेंट, कई मेरे फ्रेंड सेलेक्ट भी हो गए, कोई आईएफएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया। तो जैसे लगता था कि कुछ लाइफ में बचा नहीं है। कुछ लोग थे जिनके साथ चीज़ें चल रही थी। पापा का वहाँ बर्डन बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिक बर्डन। तो पिताजी ने भी कहा कि भाई तुम थोड़ा आप देखो, और एक खुद को भी फील होता है, जैसे एक एज हो जाए, सर्टेन एज हो जाए आपकी, आप लोगों के साथ भी यही होगा। जैसे होता क्या है कि एक एज के बाद अगर आप पैसा मांगो तो शर्म जैसी फील होती है, आप लोगों को फिर फील होता होगा, फिर लगता है कि यार इसको बंद करो, खुद भी कर जनरेट करो। तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ से दोस्तों एक लाइफ का नया फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एज भी अब बढ़ रही है और जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, और सोसाइटी को, जैसे होता ना, एक एज के बाद सोसाइटी को देखने का नजरिया आपके लिए बदल जाता है। अब वो नहीं चाहती कि आप पढ़ो, अब वो ये देखती है कि आपने रिजल्ट क्या दिया, परफॉर्मेंस क्या है, इनकम कितना जनरेट करते हो, स्टेटस क्या है। इन सब चीज़ों के डिलेमा में मैं भी जी रहा था। तो मुझे लगा नहीं, अब पढ़ाने का काम करना है, क्योंकि जो चीज़ मेरी मजबूत है, फेलियर से मैंने जो सीखा है, मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाना है। अब मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब टीचिंग का काम करूंगा। और ये डिसीजन कहाँ से आया, यही मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। ये हिम्मत कहाँ से आई, ये वही फेलियर की हिम्मत है जो मैंने मेंस अच्छे से पढ़ा था, उसी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप पढ़ा सकते हो। तो जीवन में आपकी जो भी मेहनत है, कहीं भी मेहनत है, वो कभी कंप्लीटली वॉश आउट नहीं होती, वो आपको कुछ ना कुछ देती है। मैंने पढ़ाना शुरू किया, और इस बीच मैंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाऊंगा भी और अपना भी एग्जाम दूंगा। और ये कॉन्फिडेंस था कि जब मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं तो मैं भी सफल हो सकता हूं। और कई बच्चे पढ़ाए हुए सफल हो भी रहे थे आग के सामने। तो सबसे बड़ा जो डीमोटिवेटिंग पॉइंट या बहुत डिप्रेशन वाला पॉइंट ये था कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं वो सफल हो जा रहा है, मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूं। इस बीच मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और मैं उसमें फेल हो गया। बट उसके बाद मैंने एक सॉलिड डिसीजन लिया, एक अलग डिसीजन लिया, और अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं प्लान बी पर काम करूंगा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ लोगों को अफसर बनाना है। मैं जो 19 साल में अपना सपना देखा था, उस सपने को अब मैं वैनिश कर चुका था, उसको बहुत पीछे छोड़कर मैं दूसरों के सपनों के लिए अब जीना चाहता था। और मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि इनकम भी आ रही थी। चूंकि टीचर थे तो एक सोशल स्टेटस भी था, बच्चे पसंद करते थे, स्टेटस था। अब चीज़ें अच्छी लग रही थी, पर जैसा होता है जीवन में, जितना सीधा दिखता है उतनी सीधी चीज़ें होती नहीं है। और जब प्लान बी पर मैंने काम चालू किया, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात हुई, इस बार भी डेस्टिनी शायद चाहती थी मैं अफसर बनूं,
इसीलिए मेरा 12 लाख का नुकसान उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो गया। आप लोग सोचेंगे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन सी घटना घटी? तो सब लोग, हम लोग जिस कोरोना काल में जी रहे थे, सारे टीचर उस कोरोना काल में परेशान थे, सारे इंस्टीट्यूट उस कोरोना काल में डूब रहे थे और उसी का शिकार मैं था। मुझे लगा नहीं, अब तो बहुत चीज़ें खत्म हो रही हैं। मैंने उसमें 12 लाख में 6-7 लाख उधार लिया था और कुछ पैसे मैंने रखे थे, उस सब पैसा लगा दिया। सारा कैपिटल पहले फेज के कोरोना में डूब चुका था। अब मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था, बहुत खर्चे के लिए भी पैसे कम बचे थे। और अब सबसे बड़ी बात दोस्तों जो ये है, अब मैं एक कंपटीटर ही नहीं था, मैं फादर भी था। मेरी एक छोटी बच्ची थी, मेरी वाइफ थी और मुझे सबको लेकर चलना था। और इस बीच जैसे लगा कि लाइफ कुछ खत्म सी हो गई है, कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा था, कोई मोटिवेशन नहीं दिख रहा था, डिप्रेशन जैसी एक स्थिति थी। मैं रात रात 3-3 बजे टेरेस पर घूमता रहता और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। मेरी वाइफ ने जब मुझे देखा कि मैं इतना परेशान हूं, और तो वो गैलरी में आई, रात के कुछ वही 2:30-3 बज रहे थे। उसने मुझे कहा कि जब कुछ ना समझ में आ रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, कुछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो अपने घर की तरफ लौट जाओ। तो घर की तरफ लौटने का उसका इंडिकेशन यही था कि आपने जो 19 साल में सपना देखा था, अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। क्योंकि पैसा बचा नहीं था, छोटे संसाधन बहुत सीमित हो चुके थे, कुछ पैसे थे जो रिजर्व रखे हुए थे। वाइफ ने सजेस्ट किया और मैंने खुद उसमें एक डिसीजन लिया, नहीं इस बार अब मैं फिर मेहनत करूंगा, जो भी पैसे बचे हैं इनको एक बार मैं अब पढ़ाई में लगाऊंगा। 10 महीने का मेरे पास समय बचा था और कुछ मेरे पास वही 1.25-2 लाख रुपए बचे थे। और मैंने उसमें एक तैयारी भी रखी थी कि अगर कुछ दिक्कत हुई तो मेरी एक चैन थी, मैं उसको भी रख देता, गोल्ड लोन उठा लेता। मैं यहाँ तक मेंटली प्रिपेयर था। तो मैंने सोचा कि इस पैसे को लेकर अब मैं अपनी उसी जंग में फिर से जाऊंगा। और टाइम सिर्फ 10 महीने बचे थे। 2021 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पूरा प्रोसेस होने में 10 महीने बचे थे। और सबसे बड़ी बात, इतिहास फिर रिपीट हो रहा था। पीटी के लिए सिर्फ 1 महीना बचा था, जो मैं 10 साल से फेल हो रहा था। मतलब पीटी मुझे 1 महीने में पास करना था। और मैंने डिसीजन लिया, 20 सितंबर का दिन था जब मैंने फाइनली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और 21 अक्टूबर को पेपर था। लगभग 31 दिन मैंने जी जान से पढ़ाई की और परिणाम ये रहा, डेस्टिनी ने और गॉड ने मेरा साथ दिया और मैं इस बार पीटी क्वालिफाई हुआ। अब वो चीज़ मेरे अंदर, जो मोटिवेशन, जो कॉन्फिडेंस आया, मैं दोस्तों कॉन्फिडेंस की ताकत बताना चाहता हूँ। लगता ही नहीं था दिन में 24 घंटे हैं, लगता था 40 घंटे हैं, 50 घंटे हैं। मुझे याद है लगभग 35 से 40 दिन सिर्फ और सिर्फ चेयर पर सोया हूँ। ये प्रैक्टिकल है। नाइट में, चूंकि ठंडियों के दिन थे, तो नाइट में इसलिए नहीं सोता था कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, और चेयर पर 5 घंटे भरपूर नींद आती थी, अच्छी नींद आती थी, क्योंकि बहुत थका रहता था। और 5 घंटे डीप स्लीप के बाद जब मैं पढ़ता था तो मुझे सारी चीज़ें याद भी होती थी। और दूसरी बात, मैंने पढ़ने के तरीके को बदल दिया। अब मैं जो अप्रोच ले रहा था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आंसर राइटिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टेस्ट देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे स्टडी करनी है। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा लगा रहा था। और अब मैं एकदम स्टूडेंट हो चुका था, टीचर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ पढ़ना था। और ईश्वर ने मेरा साथ दिया। इस बार चूंकि मेंस मेरा पहले से मजबूत था, तो मेंस भी क्वालिफाई हुआ और इसी बार इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ। और आज आपके सामने पहले अटेम्प्ट में, जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैं एक यूपी पीसीएस में अफसर के रूप में आपके सामने दोस्तों खड़ा हूँ। और इस बीच बस मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात होती है, आपका लक्ष्य फिक्स होना चाहिए, आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप फेलियर्स को फाइंड आउट करो, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और उनमें अगर आप रिफॉर्म कर पाते हो तो शायद आप अफसर फ्यूचर में बन जाओ, या आपका जो भी ड्रीम हो उसे आप फुलफिल कर पाओ। क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ चलती है, डेस्टिनी आपके एग्जाम्स लेती है। कभी कभी क्या होता है, किसी को रास्ते सीधे मिलते हैं, किसी को रास्ते टेढ़े मेढ़े मिलते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्टेटमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वो स्टेटमेंट ये थी कि ठीक है, किसी को 30 साल में बहुत कुछ मिला, किसी को 40 साल में बहुत कुछ मिला, मुझे 50 साल में ही मिला पर बड़ा मिला। तो बड़ा लाओ,
उस जुनून के साथ जिए। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।